So starting up with SECRA now, this is the second chapter we are doing in securities law, which is our part 2 of corporate law. Okay, so Securities Contract Regulation Act SECRA. This is one chapter which normally a self-study student does not like studying because थोड़ा सा technical है, but honestly feels में बहुत scoring है, ठीक है. सिर्फ starting का hurdle है, वो उतना बस because when you read it on self-study ना, you'll always find things technical very boring. सो इफ़ यू ओरली डिस्कस है तो टेक्निकल चीज़ें ईजी हो जाती हैं. इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि यू डू दिस चैप्टर बिकॉज इट्स सुपर स्कोरिंग. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद दिस चैप्टर एंड टॉक अबाउट SECRA. SECRA in itself, the first thing that we are going to obviously study is introduction of the act. It is applicable to the whole of India. ठीक है, एंड नाउ इफ लाइक मैम जम्मू कश्मीर का क्या है, आपके SRM के लिए तो नहीं है, तो फॉर नाउ रुक जाओ, लेट्स डिस्कस दैट इन फ्यूचर. और वैसे भी दिस वॉज एन एक्ट विच इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो जम्मू कश्मीर तो वो हमेशा से कवर कर रहा था. ठीक है, सो नेक्स्ट नॉन एप्लीकेबिलिटी. दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ग्रेप्स. ओके, नॉर्मली आई डोंट गेट इन टू एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी सो मच इन डिटेल, बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ICAI 2-3 बार पूछ चुका है नॉन एप्लीकेबिलिटी, इसलिए वी वुड वॉन्ट कि हम उसको ढंग से पढ़ लें. Okay, so non-applicability, it does not apply to grapes. Grapes is the mnemonic for the 6 cases wherein it does not apply. First and foremost thing you have to understand is इसका नाम है Securities Contract Regulation Act. Okay, so if you understand Securities Contract Regulation Act, so when I enter into a securities contract, this act is going to regulate that contract. Basically, it's not going to regulate you and me. It's going to regulate that contract. So if I enter into a securities contract, this act will regulate that contract. ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जेम्पशन, सो व्हेन आई से G विल स्टैंड फॉर गवर्नमेंट. ओके, सो व्हेन आई से गवर्नमेंट, सो इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज गवर्नमेंट को तो एक्ट लगता ही नहीं ना. एनी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय गवर्नमेंट वो एग्जेम्प्ट. मेक सेंस? सो व्हेन एवर गवर्नमेंट एंटर्स इनटू अ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. आई होप यू गेटिंग. सो व्हेन वी से एग्जेम्पशन इज टू गवर्नमेंट, दैट मीन्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट. मेक सेंस? ओके, सो लेट्स गो अहेड. G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. R इज़ फॉर RBI क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की है. ठीक है, A इज़ फॉर लोकल अथॉरिटी क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की है. सो बेसिकली व्हेन गवर्नमेंट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, RBI लोकल अथॉरिटी, तो उनको SECRA नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट P, लेट्स लीव इट फॉर नाउ. देन यू हैव E and S. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड गाइस. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज E. दिस इज एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय CG. मतलब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है हु इज़ बीन एग्जेम्प्टेड. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दिया, क्योंकि अगर पर्सन एग्जेम्प्ट होता तो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जेम्प्ट होता, बट इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिला है. ओके, सो देयर आर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स विद CG हैज द पावर टू स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, एंड अगर आपके केस में वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट हुआ है तो इट्स ओके. ठीक है, नेक्स्ट G, R डन, A डन, लोकल अथॉरिटी. P हमने भी छोड़ रखा है. E इज एग्जेम्प्टेड. S इज कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ मतलब जो अपने खुद के एक्ट में बने, जैसे ICAI हम अपने खुद के एक्ट में बने, ICSI खुद के एक्ट में बने. सो दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और सम अदर एक्ट, दे हैव देयर ओन एक्ट जिसके अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है. इज दिस ओके? सो कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल लॉ, उनको भी ये एक्ट नहीं लगता. अब इफ़ यू अंडरस्टैंड, एक बचा P. G वॉज गवर्नमेंट, RBI लोकल अथॉरिटी, P हमें पता नहीं, एग्जेम्प्टेड, एंड S इज स्पेशल लॉ. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड. ये वाला जो एक्ट है, इट डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स, इट डज नॉट अप्लाई टू पर्सन, इट अप्लाइज टू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जेम्प्ट है, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, इज दैट कॉन्ट्रैक्ट, डज दैट कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट SECRA? नो, ऑब्वियसली नॉट. ओके, अब वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने मेरे साथ किया. इफ यू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट है. तो अगर गवर्नमेंट के से कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट है तो मैं भी तो एग्जेम्प्ट हुई, मतलब बिकॉज वही कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया. ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, अगर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, सिमिलरली RBI वाला कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जेम्प्ट. तो दोज पीपल एक्सेप्ट फॉर E. इफ यू सी, E इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट हुआ है, तो उसमें दोनों पार्टीज का कोई लेना देना ही नहीं है. इज दिस ओके? सो फॉर दैट जस्ट अंडरस्टैंड, सो दैट इज वाई P स्टैंड्स फॉर पर्सन हु इज ट्रांजैक्टिंग विद दीज पीपल. So any person who's transacting with whom? Grass, government, RBI, local authority and special act. Is this okay? इन सबको SECRA नहीं लगता है. Okay, moving ahead to the next thing. Now you have definition. SECRA का सबसे important part definitions है, बट obviously हर एक्ट में अपनी definitions होती हैं, इसमें भी हैं.
You need not remember all, but सेक्रा का बेस समझने के लिए you have to understand this. Okay, because सेक्रा is going to teach you everything about stock exchange you never knew. Okay, आज अगर कोई आके तुम्हें बोलता है कि यार मेरे को ना एक बिजनेस चालू करना है, you'll be like हाँ कर ले, AOP, BOI, सोसाइटी, कंपनी, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कुछ भी बना ले, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसने बोला नहीं मेरे को ना ऐसा बड़ा बिजनेस करना है. तो ये से चल ठीक है तू कंपनी बना ले. तो उसने बोला नहीं लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ करना है. तो यू टोल्ड हिम कि ठीक है तो तू पब्लिक कंपनी बना ले. ही सेड अच्छा ओके. फिर मेरे को ना लिस्टिंग भी करने का. तो यू कैन टेल हिम हाँ पब्लिक कंपनी बना फिर लिस्ट हो जाना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे. ही सेड नो मेरे को लिस्टिंग करना है. मतलब आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस ऑफ लिस्टिंग. आई डोंट वॉन्ट टू लिस्ट गो एंड गेट लिस्टेड. आई वॉन्ट टू लिस्ट पीपल हियर. तो इफ यू अंडरस्टैंड उसको कंपनी ने उसको स्टॉक एक्सचेंज बनानी. अब कोई हमसे पूछे स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनाना है, यूल भी लगे कुछ भी ऐसे थोड़ी बनता है स्टॉक एक्सचेंज. करेक्ट. तो कैसे बनता है? यू बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टुमारो यू हैव टू नो हाउ इज अ स्टॉक एक्सचेंज में. इट इज़ नॉट स्टॉक एक्सचेंज बनाते नहीं है तो BSc NSE कहाँ से है? ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंजेस बनते हैं बट द क्वेश्चन इज कैसे बनता है हमें नहीं पता. सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल. ये चैप्टर बताएगा कैसे बनते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है. तो इसलिए डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है सो दैट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज. ओके सो स्टार्टिंग विद दिस व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज ना फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है गाइस. इट डज नॉट मैटर व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस यू स्टार्ट विद. इट मैटर्स व्हाट बिजनेस यू डूइंग. सो यू कैन स्टार्ट इट एज AOP BOI सोसाइटी और यू कैन स्टार्ट इट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो तुम्हारा मन हो. AOP BOI सोसाइटी से स्टार्ट कर सकते हो या बॉडी कॉर्पोरेट से स्टार्ट कर सकते हो. जो भी स्टार्ट करोगे व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच इज असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग डीलिंग इन शेयर्स. Okay, so now just understand, just look at the chart very carefully and keep listening. So stock exchange means there are two ways of making a stock exchange. First is a body of individual or it can be AOP, your body corporate. So it's AOP BOI society or a body corporate. ठीक है. अब पहली बात करते हैं AOP BOI सोसाइटी की. अगेन आई एम टेलिंग यू आगे के जो वर्ड्स आ रहे हैं इट्स ओके इफ यू इग्नोर इट बिकॉज वो आपको कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन करके कंसेप्ट है उसके बाद समझेगा. ठीक है, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट अगेन. सो इट कुड बी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और इट कुड बी AOP BOI सोसाइटी योर बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर तुम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाओगे मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लोगे, ठीक है, AOP BOI बना लोगे, ठीक है. अगर तुम बॉडी कॉर्पोरेट बनाओगे मतलब कंपनी बनाओगे, मुझे बताओ दोनों में से लिमिटेड लायबिलिटी किसमें श्योर है? कंपनी में. ठीक है, अब हमने तुम्हें अलाउ किया तुम कंपनी की बजाय सोसाइटी भी बना सकते हो बट सोसाइटी में अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी. एंड मार्केट में अनलिमिटेड लायबिलिटी लेके कौन बैठा भाई? कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ तक कि सेबी लिमिटेड लायबिलिटी वी जस्ट स्टार्टेड सम टाइम बैक. तो इफ यू अंडरस्टैंड तो स्टॉक एक्सचेंज क्यों अनलिमिटेड लेगी? तो हमने कहा नहीं भाई तेरे को भी हम अनलिमिटेड नहीं रखेंगे. इफ़ यू स्टार्ट एज अ बॉडी एज अ AOP BOI सोसाइटी, आज नहीं तो कल यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, आज नहीं तो कल हम तुम्हें फोर्स करेंगे कि सुन भाई तू कॉर्पोरेट बन जा. एंड कॉर्पोरेट बन जा को इंग्लिश में बोलते हैं गेट कॉर्पोरेटाइज्ड. कॉर्पोरेटाइजेशन किसको बोलते हैं? हर चीज़ कंपनी बन रही है ना. ठीक है, सो कॉर्पोरेटाइजेशन कराना पड़ता है उनका. फिर आज नहीं तो कल तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट बनना पड़ेगा. ठीक है, बट हाँ इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो चलो ऐसे स्टार्ट कर लो बिकॉज कंपनीज एक्ट का भी कंप्लायंस लेना पड़ेगा, सेबी का भी, सेक्रा का भी. नहीं जमेगा कोई बात नहीं, बट याद रखना असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग 3 फंक्शंस होते हैं. व्हेन यू स्टार्ट एज सोसाइटी विल नॉट लेट यू डू ऑल द 3 क्योंकि अभी तो तुम्हारा लेवल ही कम है ना. तो तुम्हें कन्वर्ट कराएंगे फिर तुमसे सब कुछ कराएंगे क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड लेके बड़े बड़े कांड नहीं किए जाते. Okay, so just remember this logic. So just look at the screen. Any body of individual or a body corporate. So purpose has to be assisting, regulating, controlling. Assisting, regulating, controlling. Assisting, regulating, controlling. The business of buying, selling or dealing in securities. Make sense? Now talking about ये जो आगे की लैंग्वेज है ये corporatization, demutualization बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे बॉडी कॉर्पोरेट बनते हैं फ्रॉम AOP BOI सोसाइटी. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. Okay, whether you become a company or not, constituted before corporatization, demutualization, क्योंकि पहले आप ये होगे फिर corporatization करके आप कंपनी बन जाओगे. ठीक है, demutualization बाद में देखेंगे. On the other hand, body corporate incorporated under Companies Act 1956 और 2013, whether by corporatization आप कंपनी बने हो या आप कंपनी बन के ही स्टार्ट हुए, we don't care, you are a company. So ultimately it is AOP BOI society or company which is doing assisting, regulating, controlling, assisting, regulating, control. Make sense? ठीक है, सो ना मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग. स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग हो गया. अब ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपकी बुक में जो टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है वो चार्ट फॉर्म में आती है ना, थोड़ी समझ में आती है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन सिंपल है. दिस इज अ स्टॉक एक्सचेंज
ठीक है, विच गेट्स रिकग्निशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बस. सो इफ यू अंडरस्टैंड, मीन्स अ स्टॉक एक्सचेंज विच फॉर द टाइम being is recognized. How does that happen? So basically RSE is equal to normal SE stock exchange plus recognition by CG under section 4. जैसे रिकग्निशन मिल गया तो वो RSE बन जाएगी. That's like मैम ये क्या चल रहा है? I'll tell you क्या चल रहा है. हर स्टॉक एक्सचेंज की लाइफ में 2 फेज आने हैं, ठीक है. वन इज कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है. अनदर मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन बाद में देखेंगे, ठीक है. एंड अनदर इज रिकग्निशन, ठीक है. ये और ये जब दोनों हो जाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले ये कराना पड़ता है रिकग्निशन, ठीक है. इट इज़ नोवेयर एग्जैक्टली रिटन, बट हाँ कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ तो उसके इफेक्ट्स में लिखा है रिकग्निशन चला जाएगा. सो दैट मीन्स आप रिकग्नाइज थे, ठीक है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रिकग्निशन देता है CG और ये है नॉर्मल प्रोसेस जो होता है सेबी के हिसाब से, ठीक है. जब आप ये दोनों चीज़ें करा लोगे, जब एक स्टॉक एक्सचेंज हैज़ डन बोथ ऑफ दीज, तभी उसे असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग में से कंट्रोलिंग पावर आएगा. सो व्हेन यू स्टार्ट लाइक एन AOP BOI और तुमने रिकग्निशन नहीं लिया तो तुम सिर्फ असिस्ट कर. जब तुमने रिकग्निशन ले लिया तुम रेगुलेट कर रहे हो, और जब तुमने कॉर्पोरेटाइजेशन भी कर लिया तुम कंट्रोल करोगे. सिंपल लॉजिक. तो ये 2 उनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो दैट दे हैव टू डू इट. इज दिस ओके? सो नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन. सेक्शन 2, सबसे पहला डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर नाउ इज योर कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन. देखो ये नाम बहुत टेक्निकल लगेंगे बट ये है कुछ नहीं. लाइक एज यू अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कॉर्पोरेट बनना. आप जो AOP BOI सोसाइटी की तरह स्टार्ट हुए थे, आज नहीं तो कल कॉर्पोरेट तो बनना पड़ेगा. तो वो जो सिस्टम है कॉर्पोरेट बनने का इज कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है. अब वन सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू बिकम अ कॉर्पोरेट? आप अपने एग्जिस्टिंग सोसाइटी को बंद नहीं करते, आप सामने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो और उस कंपनी में ऐसे दिखाते हो कि उन्होंने इसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो आप बन गए कॉर्पोरेट, ठीक है. दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन. जस्ट लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली एंड यू विल अंडरस्टैंड. सबसे पहले कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या एंड डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या, इंडिविजुअली पढ़ेंगे. पहले टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन. कॉर्पोरेटाइजेशन ओवर हियर इज सिंपली सक्सेशन ऑफ अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब एक RSE होएगा, ठीक है, इसका सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, बाय बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी. सो दिस RSE इज AOP BOI सोसाइटी बट नॉट अ कॉर्पोरेट, ठीक है. इसका सक्सेशन होने वाला है. सो देन दे से बाय, सो दिस इज टेकन ओवर बाय, सक्सेशन ऑफ दिस बाय another stock exchange. So that will be a stock exchange, which is a body corporate. So that is a body corporate. Simple है. So when an AOP BOI society वाला stock exchange is taken over by another stock exchange, it's called corporatization. बस ये recognize थी, recognized वहाँ जाएगी. वो ऐसी इसलिए है, if you see this is RSE, this is SE. क्यों है ऐसा? Because ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसको recognition मिल जाएगा ऑटोमेटिक. तो 2 बार recognition थोड़ी ना दे रहा CG. Make sense? ठीक है. सो ये है, बस इसको करने के लिए पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द पर्पस हैज़ टू बी दैट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. तो मतलब जो AOP BOI सोसाइटी का था वही इनका भी है. मेक सेंस? ठीक है. ये है कॉर्पोरेटाइजेशन. अब तुम उसकी डेफिनेशन अगर यहाँ भी पढ़ लो, इट इज सक्सेशन ऑफ अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. So all the idea is once you understand it, once you've cracked it down in the form of a chart, you'll be able to make it also. But रटोगे तो भूल जाओगे and probably जो तुम लिखोगे उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा because it's technical. Make sense? Okay, let's go ahead. अब ये corporatization हो गया. Now we'll talk about obviously demutualization. Corporatization चलो फिर भी literal interpretation से भी समझा जा सकता है. Corporatization मतलब to become a corporate. What is demutualization? What is demutualization? If you really had to answer what is demutualization, what would you say? कॉर्पोरेटाइजेशन कंपनी में ना, डीम्यूचुअलाइजेशन वापस चले जाना. तो मतलब शादी के साथ डिवोर्स कब से होने लग गया? क्योंकि इनके बीच में एंड लगता है. इफ यू कैन सी दिस इज एंड. तो ये साथ में होता है, और अगर ये साथ में होता है मतलब कुछ तो इनका रिलेशन है. आई टेल यू व्हाट इट इज. कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले आप क्या थे? सोसाइटी. सोसाइटी में तो पता है म्यूचुअल असिस्टेंस होता है. म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब एवरीबडी इज एट पार, ठीक है. तुम अगर यू लिव इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जाम्पल इफ यू डू, तो तुम्हें समझ में आएगा. तुम्हारे पास 2 फ्लैट है, मेरे पास 1 फ्लैट है. डज दैट मीन तुम AGM में ज़्यादा बोल लोगे? हम इक्वल बोलेंगे, ठीक है. रीजन बीइंग सब एट पार होते हैं.
कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास ज़्यादा ये है या आई एम दिस आई एम दैट, नो बडी, एवरीबडी एट पार, हर कोई मेंबर है, ठीक है। तो ये सिस्टम, और हर कोई मैनेजमेंट भी है, किसी को मैनेजमेंट में मैनेजिंग कमेटी जो होती है सोसाइटीज़ की वो कहाँ से आती है, मेंबर्स में से, ठीक है। सिर्फ इंडिया मेंबर्स ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही मेंबर्स हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट एक होता है सोसाइटी में, लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं होता, ऐसा कंपनी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कंपनी के केस में मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स आर डिफरेंट एंड ओनर्स आर डिफरेंट। उनका तो कॉर्पोरेट व्हील वगैरह का सिस्टम होता है यार। इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंडोर मैनेजमेंट, रिमेंबर दैट कंसेप्ट, अज्यूम करो अंदर सब ठीक चल रहा है। दैट इज हाउ इट इज कि मेंबर्स डू नॉट इंटरफेयर इनटू द पावर्स ऑफ बोर्ड। अब इस माहौल में फिर वर्किंग और वहाँ तुम सब एक थे, तो इन सब एक जो हो गए थे मैनेजमेंट और वो, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल को खत्म करना इज डीम्यूचुअलाइजेशन। ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन, अंडरस्टैंड। देखो, डीम्यूचुअलाइजेशन मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ, ठीक है, तो कुछ तो सेग्रीगेट होएगा, ठीक है, ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो हमने सेग्रीगेट किया ओनरशिप को और मैनेजमेंट को। फ्रॉम व्हाट? देखो, मेंबर्स की राइट्स होती है एज अ सोसाइटी, ऑल दैट यू हैव इज मेंबरशिप राइट्स, बट क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस है, हम मेंबरशिप राइट्स को ट्रेडिंग राइट्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब पहले जो थी आपके पास ट्रेडिंग राइट्स थी, उसमें आप मैनेज भी करते थे, आप ओन भी करते थे। यहाँ तुम्हें अलग करनी पड़ेगी। सो इफ यू सी सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। सो इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग राइट्स थी, उसमें से हमने ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग किया कि भाई आज से तुम लोग ओनर्स, मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करना, और तुम लोग मैनेजमेंट, तो तुम्हारा काम है सब संभालना। इज दिस ओके? सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स एज पर स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। सो एज पर स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी, दैट्स डीम्यूचुअलाइजेशन। Segregation of ownership and management from trading rights of members. सिंपल है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रोसेस सुन लो। कॉर्पोरेटाइजेशन सेबी डिसाइड्स एन अपॉइंटेड डेट, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हें कॉर्पोरेटाइज होना है। अब ये कब होना है वो कौन डिसाइड करेगा? तो सेबी डिसाइड करेगा। सेबी विल गिव यू ड्यू डेट बेसिकली, ठीक है, कि इस दिन तक आपको कॉर्पोरेटाइज हो जाना है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेबी विल गिव यू ड्यू डेट कि इस दिन तक आपको कॉर्पोरेटाइज हो जाना है। अब उस डेट को बोलते हैं अपॉइंटेड डेट। सो सेबी विल गिव यू एन अपॉइंटेड डेट। नेक्स्ट स्टेप इज द स्टॉक एक्सचेंज शुड गेट देमसेल्व्स कॉर्पोरेटाइज्ड एंड डीम्यूचुअलाइज्ड बाय दैट डेट एज पर प्रोसीजर अंडर 4B। 4A में आपको डेट मिलता है, 4B में प्रोसीजर है जो सेबी से पूछ पूछ के सब कुछ करना पड़ता है। तो 4B के प्रोसीजर के हिसाब से यू मस्ट गेट कॉर्पोरेटाइज्ड एंड डीम्यूचुअलाइज्ड अब बाय दैट अपॉइंटेड डेट। लेकिन लेट्स से वो नहीं हो पाया, यू फेल्ड, तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस आएंगे। लेकिन कभी कभी पता है, अगर जेन्युइन केस होता है, जेन्युइन केस, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, ठीक है। सो नाउ वील चेक, डू यू हैव सफिशिएंट रीजंस? अगर आपके पास सफिशिएंट रीजंस हैं, यस, तो सेबी में प्रोवाइड यू विद अनदर अपॉइंटेड डेट, ठीक है। लेकिन आपके पास जेन्युइन रीजन नहीं है, फालतू में टाइम पास हो गया आपसे, नहीं हो पाया अपॉइंटेड डेट तक, तो अब आएंगे कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस तुम्हें पता है, जब तुम कॉर्पोरेटाइज होने आए थे, तुम RSC थे पहले, तो तुम्हारा रिकग्निशन विड्रॉ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये OG में पब्लिश होगा। एंड तीसरी चीज़, विड्रॉवल विल अप्लाई नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट देयर इज एनीथिंग कॉन्ट्रेरी। लेकिन हाँ, जो पहले के एक्ट आप पहले जो एक्शंस ले चुके हो, दे विल ऑल बी वैलिड। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ वी हैव टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन। उससे पहले ना कुछ क्लासिक चीज़ें सुन लो सेक्रा की, ठीक है। सेक्रा की क्लासिक चीज़ें हैं ये, मतलब दिस मेक सेक्रा वेरी इजी। सेक्रा में ना कोई भी ऑर्डर या तो सेक्रा में क्या, एनीवेयर इन लाइफ ऑर्डर्स या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव ऑर्डर कम्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड। तुम्हें रियलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि ये सेम आ रहा है हर जगह, पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड। और नेगेटिव ऑर्डर तभी आता है व्हेन इट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरा, कोई भी पॉजिटिव ऑर्डर इज पब्लिश्ड इन ओजी ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। वेराज नेगेटिव ऑर्डर इज अगेन पब्लिश्ड इन OG, लेकिन उससे पहले क्योंकि नेगेटिव है तो एज पर लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस OOBH मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्लस रीजंस देने पड़ेंगे। OBH प्लस रीजंस मिलता है। इवन दिस विल बी पब्लिश्ड इन OG। यहाँ OG में पब्लिश करने के सिवाय तो कोई सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज CG और सेबी बोलते कैसे हैं, OG से, आर्टिफिशियल है ये लोग, तो ये ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, मतलब आ गया, ठीक है। वेराज इन दिस एवरी पॉजिटिव ऑर्डर विल बी इफेक्टिव ओनली ऑन पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन?
पॉइंट नंबर 2 वाला, मतलब आज अगर सीजी ने आपको ऑर्डर भेज दिया आपके घर पे, बट अभी पब्लिश नहीं हो, अगले महीने पब्लिश होगा, तो वो इफेक्टिव अगले महीने से होगा। मेक सेंस टू यू? ठीक है, तो ये है बेसिक्स। ठीक है, ऑर्डर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, एक चीज़ ये हर आंसर में रिपीट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए इस, सबसे पहले यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का जो इवन इफ इट इज़ अ कंपनी, यू नो वी कंपनी हैज़ महुआ हुआ ओवर हियर आर कॉल्ड रूल्स एंड बायलॉज। ये लोग महुआ हुआ नहीं बोलते, रूल्स एंड बायलॉज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स I don't know something wrong. स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स आर कॉल्ड गवर्निंग बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स आर कॉल्ड गवर्निंग बॉडी। ठीक है, उनको डायरेक्टर्स नहीं बोलते। ये कुछ चीज़ें आप याद रख लो, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। इज दिस ओके? ठीक है, अब मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर है इसलिए मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर दोनों बताए। इफ़ यू नो कॉर्पोरेटाइजेशन कैसे होता है, आपका सबसे पहले 4A में अपॉइंटेड डेट मिला था, ड्यू डेट है, इस डेट तक आपको कॉर्पोरेटाइज डिम्यूचुअलाइज होना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब कैसे होना है उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो कॉन्सिक्वेंसेज है। ओके, सो ना मूविंग अहेड, लुक एट द प्रोसीजर एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एंड में मे बी विल ट्राई रिवाइजिंग इट वंस। ठीक है, बट उसके लिए पहली बार सुना होना चाहिए। तो सरस पर इज़ द प्रोसीजर, हम इस प्रोसीजर को सरस पर करके याद रखते हैं। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड, गुजराती वर्ड होता है सरस। सो ऑल दोज ऑफ यू आर नॉट गुजरातीज, लेट मी नो, सरस मीन्स गुड। ओके, आई एम नॉट गुजराती बट आई नो थोड़ा बहुत गुजराती। ठीक है, सो सरस मीन्स गुड। ठीक है, सो सरस इसलिए रखा है, वो छोटू वाला ये दिख रहा है आपको, वो छोटू ए नहीं है, क्योंकि अब वो सरस बनाते तो कुछ भी बन जाता है सरस पर। एंड इफ यू लाइक, ओ आई डोंट लाइक दिस निमोनिक, आई एम गोइंग टू चेंज इट, डोंट यू डेयर डू दैट। प्रोसीजर के निमोनिक्स के साथ मस्ती नहीं होती, अदरवाइज एप्लीकेशन बाद में आता है, ऑर्डर पहले आ जाता है। ठीक है, सो डू नॉट ट्राई दैट। सरस पर करके याद रखो तो सुपर रहेगा, बिकॉज प्रोसीजर एक आध नहीं है, सिलेबस में बहुत है, तो हाउ विल रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो सरस पर स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट एस इज सबमिशन ऑफ स्कीम। तो पता है यहाँ हर चीज़ सेबी से पूछ के होने वाली है। नाउ यू हैव टू सबमिट स्कीम टू सेबी। नाउ प्लीज़ गाइस अपना लिंक बिठा के रखना, तो यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, रट नहीं सकते तुम इसको। ठीक है, ओके, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन के लिए क्या होगा कि हम सामने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे और ऐसे दिखाएंगे इसने इसका बिजनेस अक्वायर किया। बिजनेस अक्वायर किया, एब्जॉर्प्शन, तो पता है एब्जॉर्प्शन की स्कीम बनेगी कि परचेज कंसिडरेशन क्या दोगे, क्या लीगल सूट है वो, तो वो स्कीम जो बनेगी ना, स्कीम कि हम सामने कैसी कंपनी बना रहे हैं और कैसे अक्वायर कर रहे हैं, वो स्कीम की बात चल रही है। सो यू विल हैव टू सबमिट द स्कीम टू सेबी। सो हाउ विल इट वर्क? सो फर्स्ट ऑफ ऑल RSE विल सबमिट मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी। इस एप्लीकेशन के साथ दे हैव टू गिव द स्कीम, टाइम लिमिट जो सेबी बोले, वट एवर सेबी सेज विल बी द टाइम लिमिट। इज दिस ओके? ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू एस के बाद ए। अब जब तुम सेबी को स्कीम दोगे, सेबी में अप्रूव में रिजेक्ट। ठीक है, अब अगर हम रिजेक्शन की बात करेंगे ना तो प्रोसीजर यहीं खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो आर है ना, आर दिख रहा है आपको, ये जो आर है ना, ये रिजेक्शन है। सो दिस आर इज रिजेक्शन, ये लास्ट में रखा है, हमने नहीं रखा है, ऐसे नहीं रखा है, तो हम इसे लास्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ तो प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके, सो लेट्स कंसिडर अभी अप्रूव होगा, तो ना जस्ट टेल मी सेबी मे अप्रूव या मस्ट अप्रूव? ऑब्वियसली सेबी मे, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी, obtaining necessary information as it may think fit, अगर उन्हें लगा कि इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इन पब्लिक इंटरेस्ट। कहीं सुना है? पॉजिटिव ऑर्डर तभी आता है जब पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड में होता है। तो इफ इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड दे मे अप्रूव द स्कीम। ओके, अब नो स्कीम शैल बी अप्रूव्ड इफ द इशू ऑफ शेयर्स और प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैव बीन प्रपोज्ड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। ठीक है ना, दिस इज स्टेप 2। एस हो गया सबमिशन ऑफ स्कीम, ए इज अप्रूवल ऑफ स्कीम। अब आते हैं आर पे। आर इज रेस्ट्रिक्शंस बाय सेबी। सेबी में इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शंस एज दे डीम फिट। ओके, सो रेस्ट्रिक्शंस बाय सेबी, सेबी में व्हाइल अप्रूविंग बाय ऑर्डर रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और एनीथिंग एल्स। दे कैन पुट सच रेस्ट्रिक्शंस एज दे डीम फिट। एस ए आर हो गया, ए तो है नहीं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है विच इज एस। एस इज कंडीशन एज टू शेयर कैपिटल। यहाँ फंडा ये है कि अब तक तुम AOP सोसाइटी थे तो तुम बड़े लेवल के काम कर नहीं रहे थे, तो तुम्हारे जो मेंबर्स थे
जो मैनेजमेंट भी देख रहे थे, जो ओनरशिप भी देख रहे थे, उनके पास थी ट्रेडिंग राइट्स, तो वो उसी में मैनेज भी कर रहे थे कंपनी को, प्लस वो उसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो लेकिन बड़े लेवल का कुछ काम होता नहीं था, तो इट्स ओके। लेकिन अब जैसे ये हो जाएगा, तुम रिकग्नाइज दो, तुम ये भी कर लोगे, प्रोबेबली तुम्हें लिस्टिंग अलाउ हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लिस्ट करोगे कंपनीज को। जस्ट इमेजिन गाइस, एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी है मतलब ORSR वाला सिस्टम, OR से चलती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा तो करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फेल होएगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी वोट्स, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। कंपनी के डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे। तुम कंपनी के मेंबर हो और तुम्हारे पास ट्रेडिंग राइट भी है, मतलब तुम सब 100% जो मेंबर सब ट्रेड भी करते हैं इसमें, और उन्हीं को कंपनी चलाने को भी दिया। सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिल बी चलाउफाइंग द कंपनी टू देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, ठीक है। सो दिल बी चलाउफाइंग द कंपनी टू देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, ओके। सो नाउ जब वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी चलाएंगे, तब द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड इज, अगर कंपनी में देयर इज एनीथिंग जो उनके बेनिफिट के लिए है, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से चलाएंगे। दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट वेदर द कंपनी इज बीइंग फेयर और अनफेयर। वाई? बिकॉज यार कंट्रोल मेरे हाथ में है, और प्लस मेरा भी पैसा लगा हुआ है, तो मैं अपने पर्पस से चलाऊँ ना, ठीक है। एंड हाउ डू आई इंश्योर कि ये चीज़ नहीं होगी? द ओनली वे इज़ कि कंट्रोल उन लोगों के हाथ से ले लो जो ट्रेड कर रहे हैं। अब तक कर रहे थे वो स्टूपिडिटी था, बचपना था, अब तुम बड़े हो रहे हो तो मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। सो उन्होंने बोला अब सुनो, अब से जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है उसमें से, इफ़ यू अंडरस्टैंड, OR कितने % से होता है? मोर देन 50। तो उन्होंने कहा मिनिमम 51% ऑफ द कैपिटल शुड बिलोंग टू दोज मेंबर्स हु आर नॉट ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो वी कॉल इट मेंबर्स अदर देन ट्रेडिंग मेंबर्स, सो मेंबर्स नॉट हैविंग ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, every RSE in respect of its scheme has been approved shall ensure at least 51% of the equity share capital is held by public other than shareholders having trading rights. So if you understand, this is my total shareholding, 51 majority should belong to shareholders having trading rights, minority not having trading rights, and minority should be trading rights वाले। तो वो अगर बिजनेस कर रहे हैं उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नॉन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो देन एवरीथिंग विल बी फेयर। लेकिन इफ़ यू अंडरस्टैंड, आज की डेट में तो मेरे सारे के सारे मेंबर्स ट्रेडिंग राइट्स वाले हैं, और वो अपनी ट्रेडिंग राइट छोड़ेंगे नहीं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर मुझे 51% नॉन ट्रेडिंग क्रिएट करने हैं तो मुझे फ्रेश इशू लाना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, इसके लिए फ्रेश इशू लाना अलाउड है। लेकिन फ्रेश इशू का साइज सोचो ना, आज मेरे 100 मेंबर हैं, 100 100% है। आज मेरे को इस 100 को 49% बनाना है, मतलब इफ़ यू अंडरस्टैंड, मेरे को 101 नए मेंबर्स लाने पड़ेंगे। मतलब जितने का इशू है, जितना मेरा कैपिटल है, उतना ही कैपिटल और लाऊं, which will take time। तो उन्होंने कहा आपको 12 महीने मिलेंगे, which they may also give you further extension of 12 months। सेबी को लगा तो they'll give you further extension of 12 months। Okay, so if you understand, this is step SARS, step 4। S क्या था? Submission of scheme। A approval, R restriction, and S is condition as to share capital। सरस हो गया। अब बचा पर। कोई भी अप्रूवल अगर आता है तो कैसे आता है? सेबी बोलेगा कैसे? पब्लिकेशन। सो प्लीज पब्लिकेशन ऑफ स्कीम। अब यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि अगर अप्रूव हुआ तो स्कीम विल बी पब्लिश्ड बाय 2 people बिकॉज पहला है सेबी, दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज खुद ना, RSE। जो RSE है जो अभी कॉर्पोरेटाइज हो गई तो सबको बताएगी ना, हो हमारा काम हो गया, तो दिल पब्लिश। सो नेक्स्ट इज RSE, दोनों जन पब्लिश करेंगे। सेबी कहाँ पब्लिश करेगा? उसकी तो खुद की बुक है OG, वो OG में ही पब्लिश कर देगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की है क्या OG? नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज विल हैव टू पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स। तो हम ऑब्वियसली बोलते हैं ना, 1 इन इंग्लिश, 1 इन लोकल लैंग्वेज। गाइस रुक जाओ, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लोकल लैंग्वेज मतलब तुम्हारे जो भी, जहाँ भी तुम हो, तुम्हारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज का जो भी पेपर होता हो, कभी उसमें बिजनेस न्यूज़ देखे हैं? नहीं। बिजनेस न्यूज़ कहाँ छपते हैं? बिजनेस न्यूज़पेपर में। सो दे हैव नॉट प्रिस्क्राइब, दे लाइक सेबी विल प्रिस्क्राइब कौन से न्यूज़पेपर में। इट्स नॉट 1 इन इंग्लिश, 1 इन लोकल। हाँ प्लीज़, 2 न्यूज़पेपर्स एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी, उसमें पब्लिश कर दो दोनों जन के, हाँ हमारा काम हो गया। ओके नेक्स्ट SARS हो गया, सरस। P was publication। अब इफेक्ट्स होगा पब्लिकेशन का। इफेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इज वंस इट इज पब्लिश्ड इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। वंस इट इज पब्लिश्ड इट इज बाइंडिंग। सो सरस पर E इज इफेक्ट्स ऑफ पब्लिकेशन। R तो तुम जानते हो, रिजेक्शन। अब ना कॉमन सेंस लगाना हमें कौन सा देते हैं ना, रिजेक्ट कब होगा? when it is not in public interest of trade, ठीक है, बिकॉज उस केस में एक्सेप्ट हो जाता। ओके नेक्स्ट थिंग, रिजेक्शन के पहले क्या मिलेगा?
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रीजंस इन राइटिंग, एंड वो भी पब्लिश होगा. सो इफ अंडरस्टैंड, ये 3 पॉइंट तुमने कहीं पढ़े जनरल पॉइंट्स में. इज दिस ओके? ये हो गया सर इस पर, और इसी के साथ कॉर्पोरेटाइजेशन डिमिचुलाइजेशन समाप्त. सी, दिस इज सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. अब बात करते हैं लिस्टिंग की. लिस्टिंग का ना प्रोसीजर है, छोटू सा प्रोसीजर है, आपकी बुक में भी आपको दिख जाएगा, बट वो याद नहीं होता. याद होगा ऐसे, वी आर गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट. ठीक है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इस साइड जो कुछ आई एम राइटिंग इज द फ्लो चार्ट. ये जो लाइन दिख रही है आपको, एकदम छोटी सी लाइन, इसके इस साइड जो आएगा वो उस हर स्टेप का स्पेसिफिक पॉइंट आएगा. हर स्टेप के साथ कुछ एंसिलरी, लाइक स्टेप तो हो गया, बट उसके अंदर लिखने के लिए भी तो कंटेंट चाहिए ना. सो कंटेंट इज द राइट साइड. ओके, एंड ट्रस्ट मी, ये वाला सिस्टम ज़्यादा याद रहेगा. अब मुझे एक बात बताओ, लिस्टिंग करनी है सिक्योरिटीज़ की, तो कौन कौन लिस्ट, मतलब हु वुड बी द वन की मेरे को लिस्टिंग करनी है? इट वुड बी अ कंपनी. ठीक है, सो इफ अ कंपनी डिजायर्स टू गेट लिस्टेड, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा. whom will they apply to? सभी. लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज पे, अप्लाई कर रहे पापा को, पहले उसको तो पूछ लो, स्टॉक एक्सचेंज को. सो सबसे पहले यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू RSE, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करोगे, और अगर वो मना करेगी तो जाएंगे ना ऊपर बात करने, पहले उसको तो पूछ लो. तो एनी एप्लीकेशन इज टू बी मेड. सो एप्लीकेशन टू रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग, हु विल मेक? ऑब्वियसली अ कंपनी विच इज डिजायरस ऑफ गेटिंग लिस्टेड. ठीक है, बट इसके लिए यू विल हैव टू कंप्लाई विथ LODR. मेक सेंस? एप्लीकेशन करने के बाद वील चेक कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया. अगर उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ दे नॉट रिफ्यूज, सो दैट मीन्स यू आर लिस्टेड नाउ. कंपनी गेट्स लिस्टेड, एंड जैसे लिस्ट होगी एंड. अब तो स्टोरी का तना लिस्टेड हो गए तो, लेकिन मैं बोल रही हूँ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो डू यू अंडरस्टैंड नेगेटिव ऑर्डर? नेगेटिव ऑर्डर के लिए क्या देना पड़ता है पहले? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रीजंस. तो वो स्टॉक एक्सचेंज हमें देगा. उसके बाद वी विल चेक वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट. तो अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो वील गो एन अपील टू सैट. ठीक है, सैट कौन? वही सेबी वाला सैट. तो यहाँ का जो आगे का प्रोसीजर है आपको पता होना चाहिए, खाली यहाँ का टाइम लिमिट अलग है. ठीक है, और ये टाइम लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस अपील टू सैट इज टू बी डन विद इन 45 डेज गाइस. सॉरी विद इन 15 डेज. ठीक है, 30 डेज का एक्सटेंशन है एंड में, सो टोटल 45 हो जाता है. ठीक है, सो सबसे पहले द अपील इज टू बी मेड विद इन 15 डेज. नाउ द क्वेश्चन इज 15 डेज फ्रॉम व्हाट? ध्यान से सुनना. सी, उनके रिजेक्ट करने के ना 2 तरीके होते हैं. एक होता है वो आपको रिजेक्शन ऑर्डर भेज देते हैं कि जा रिजेक्ट किया. ओके, दूसरा तरीका होता है जब वो रिजेक्शन ऑर्डर भेजते नहीं है, बट एक्सेप्ट भी नहीं किया, ना आपको लिस्ट किया ना रिजेक्ट किया, लटका के रखा है. अब लटका के कब तक रखेंगे? तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आपने अप्लाई किया, उसके बाद आता है एक फाइनल लिस्ट जिसमें जो लोग लिस्ट हो गए उनका नाम है. ठीक है, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट. सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपकी वाली जब क्लोज होगी, उससे ना 10 वीक्स यू आर जस्ट सपोज टू वेट. 10 वीक इंतज़ार करो आराम से, क्योंकि अगर उन्हें मना करना होगा मना करेंगे, हाँ करना होगा हाँ करेंगे. 10 वीक बस इंतज़ार कर लो. 10 वीक्स के बाद विद इन नेक्स्ट 15 डेज जाके अपील फाइल कर सकते हो. अंडरस्टैंड गाइस? 10 वीक्स में अपील नहीं हो रही, 10 वीक्स जहाँ खत्म हो तो उसके बाद के 15 दिन में अपील हो रही है. आर यू गेटिंग दिस? सो आई जस्ट टेल यू, अंडरस्टैंड. रिसिप्ट या तो 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑर्डर, या फिर फ्रॉम 10 वीक्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इफ SE डज नॉट कम्युनिकेट. सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. 1 मंथ का एक्सटेंशन है. सो अपील टू सैट को अपील कर दिया, उसके बाद जस्ट चेक ऑर्डर ऑफ सैट वेदर ये आपने देखा है आज ही थोड़ी देर पहले से भी में. ठीक है, सो विद इन 6 months आफ्टर गिविंग OBH एंड कॉपीज टू ऑल द पार्टीज, ऑर्डर ऑफ सैट आता है. उससे हम क्या चेक करते हैं? वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट. येस तो एंड, नो तो किसके पास जाएंगे? सैट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, तो किसके पास जाएंगे इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के पहले क्या चेक करना पड़ता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट. सो इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, नो, सो दैट मीन्स इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फिर तो एंड. लेकिन इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, येस, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विद इन वही वाला 60 डेज. ठीक है, उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. इससे संतुष्ट हो या नहीं हो, स्टोरी खत्म. डिड यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली आई टेल यू, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है ना, ये पूरा एज इट इज़ डी लिस्टिंग में भी आएगा, हर सेबी की अपील में ही आएगा. सो तुम्हें ना दूसरा साइड याद करना है, ओके? दिस इज तो गोइंग टू बी सुपर ईजी. ये वाला ही याद करना है. दिस इज 15 डेज फ्रॉम या तो रिफ्यूज़ल ऑर्डर, और नहीं आया तो एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स. मेक सेंस? ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डी लिस्टिंग. लिस्टिंग हो सकता है तो डी लिस्टिंग का भी सेम चार्ट है, थोड़ा सा अलग होएगा बस.
ठीक है ना। सी लिस्टिंग के लिए हमने खुद अप्लाई किया था कि हमें लिस्ट कर लो, डी लिस्टिंग के लिए हम अगर खुद अप्लाई करेंगे तो फिर हम अपील नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम विल अराइज जब उन्होंने हमें डी लिस्ट किया। तो अगर वो हमें डी लिस्ट करने फिर अंडरस्टैंड सबसे पहले इट इज़ अ नेगेटिव ऑर्डर, तो हमें क्या दोगे, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड एंड रीजंस, तो वो हमें ना एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड RSE टू इंटिमेट द इंटेंशन टू कंपनी कि भाई सुन हम तेरे को डी लिस्ट कर रहे हैं, ओके। RSE शैल प्रोवाइड द कंपनी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड एंड रीजंस, मेक सेंस। इसके बाद वी विल चेक वेदर कंपनी इज सेटिस्फाइड और नो। इफ लेट्स से कंपनी सेटिस्फाइड, हाँ ठीक है तेरी बात सही थी, हमको रिमूव कर रहा है, कर दे, तो बात खत्म। बट वी से द कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो यू कैन फाइल एन अपील, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपील फाइल करेंगे किसके पास, ऑब्वियसली सैट के पास, क्योंकि RSE के खिलाफ अपन सैट ही गए पिछली बार भी, इस बार भी सैट जाएंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट इज कौन अपील कर सकता है। अपील कंपनी तो कर ही सकती है, कोई अग्रीव्ड इन्वेस्टर भी अपील कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, अपील विल बी मेड टू सैट, हु कैन अपील, कंपनी और अग्रीव्ड इन्वेस्टर कैन फाइल एन अपील विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज अगेन। वहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15, बट वहाँ का स्टोरी ये था मेरे को पता चलेगा कि तुम मना कर रहे हो उसके बाद, लेकिन अगर मैं डीलिस्ट हुई तो मुझे पता ही है ना मैं डीलिस्ट हो गई। ऐसा थोड़ी होता है हम डीलिस्ट हो गए हमें पता ही नहीं चल रहा, नेवर हैपेंस। हम डीलिस्ट हो गए हमें पता ही नहीं चल रहा, ऐसा कतई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता हो तो पहले तुम्हें ना ये मिला था, तो तुम्हें हिंट तो था ही होने ही वाला। प्लस यार मेरे किसी कंपनी में शेयर्स हैं और वो डीलिस्ट हो जाए ना तो भी मुझे पता चल जाए, और कंपनी को खुद नहीं पता चल रहा। सो फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग सीधा 15 दिन है, एंड अगेन 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल ही सकता है जैसे वहाँ था। अब अगर तुम नोटिस करोगे आगे का सब सेम जाना चाहिए। इसके बाद यूल गो फाइल एन अपील टू सैट, क्या आएगा नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सैट। ऑर्डर ऑफ सैट वही जो 6 मंथ्स में आता है आफ्टर गिविंग OBH कॉपीज टू ऑल द पार्टीज। ऑर्डर ऑफ सैट से हम वही चेक करेंगे सेटिस्फाइड और नॉट, येस तो एंड, नो तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ नहीं है मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है मतलब एंड, और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है मतलब हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days, दे में गिव यू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 60 days, तो सुप्रीम कोर्ट बोले वो फाइनल एंड बाइंडिंग। तो समझ में आ रहा है ऐसे क्यों बोला, बिकॉज यू डन दिस थ्राइस, दिस इज द थर्ड टाइम यू डूइंग दिस। इज दिस ओके, ये हो गया डीलिस्टिंग। सो सेक्रा इज नॉट डिफिकल्ट, वंस यू क्रैक दैट फर्स्ट गेट, first door, the closed door of corporatization, demutualization, this is done then. Okay, coming to the next topic, recognition of stock exchange. Recognition of stock exchange भी 2 मिनट पहले हमने बात की थी। कैसे होता है, RSE is equal to SE plus recognition under section 4। ऐसे ये देखा हुआ है आपका थोड़ी देर पहले। So that is exactly what it is। अब all that I want you to do is प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक्स बंद कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, this will give you confidence और this will take it away। इसलिए कृपया करके शांति से सुनते रहो, ठीक है। सो ऑल दैट आई एम टेलिंग यू इज व्हाट मैटर्स इज हमने अब तक जो पढ़ा है उससे क्या हम कोई और प्रोसीजर अब बना सकते हैं, ठीक है। यू रिमेंबर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्डर, उसके बेस पे ना अपन इसका प्रोसीजर बना के देखते हैं, क्या है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रिकग्निशन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को, कौन देगा, CG। तो CG को सपना आएगा कि हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन टू CG, ठीक है। यू विल अप्लाई टू CG। उसके बाद वंस यू मेड द एप्लीकेशन, उसके बाद CG ऐसे ही दे देगा या चेक करेगा, ऑब्वियसली चेक करेगा। सो CG विल मेक नेसेसरी इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद अगर उसे सही लगा दे विल ग्रांट, ठीक है। ये तो पक्का है, ओके। अब ये प्रोसेस होना चाहिए, इफ़ यू गो एंड रीड द बुक प्रोसेस भी यही है। अब इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्यान से सुन लो। एप्लीकेशन इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस विद एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव महुआ हुआ विच इज रूल्स एंड बायलॉज, ठीक है। CG will make necessary inquiry, तो रूल्स जो आप दोगे शुड कंटेन द प्रोविजन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ CG इज सेटिस्फाइड दे विल ग्रांट, ठीक है। सो ऑर्डर ग्रांटिंग रिकग्निशन शैल बी पब्लिश्ड इन OG एंड इफ रिकग्निशन इज रिफ्यूज्ड यू हैव टू गिव OBH। बहुत सिंपल था, बट एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता। अगर हमने ये फर्स्ट पढ़ा होता ना तो सरस पर ईजी लगता है इसके सामने, क्योंकि एक बार वो क्रैक करना इसका सब ईजी आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज रिकग्निशन, टॉकिंग अबाउट डी रिकग्निशन। सो इट्स विड्रॉवल ऑफ रिकग्निशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। सो सबसे पहले CG विल इशू नोटिस टू गवर्निंग बॉडी, बताना पर नेगेटिव है तो OBH अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड रीजंस, तो नोटिस दोगे आप गवर्निंग बॉडी को, नोटिस टू बी इशूड ओनली इफ CG इन द ओपिनियन की, ध्यान से सुनना गाइस। नॉर्मली पॉजिटिव ऑर्डर आता है जब पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड में होता है, नेगेटिव आता है जब नहीं होता है। यहाँ पे ना हम किसी का रिकग्निशन विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ तब करेंगे जब हमें लगेगा उसका कंटिन्यूएशन इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो विड्रॉवल इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हेन विड्रॉवल इज इन पब्लिक इंटरेस्ट तो देन यू कैन डू इट, ठीक है। सो
नोटिस मस्ट कंटेन द रीजन्स, देन उसके बाद CG विल गिव OBH टू स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्टली इफ इट इज सेटिस्फाइड दिल विड्रॉ, बट विड्रॉवल नेगेटिव ऑर्डर है, कहाँ आएगा? ओ जी, एंड वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बिफोर दिस विड्रॉवल विल बी वैलिड। विड्रॉवल ऑफ रिकग्निशन आपने एज अ कॉन्सिक्वेंस भी पढ़ा था, कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन फेल हुआ तब भी विड्रॉ होता है, तो तब भी प्रायर एक्ट्स तो वैलिड रहेंगे ना यार, पहले तो हम रिकग्नाइज थे। मेक सेंस? ओके, मूविंग अहेड, विड्रॉवल ऑफ रिकग्निशन के बाद का नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स ऑफ CG एंड SEBI। बड़ा नॉर्मल है यार, तो तुम पहले रीड कर लो इसको, आराम से पढ़ लो। डन? ठीक है, सो इट इज़ गुड, सिंपल पावर्स हैं उनके, इफ़ यू अंडरस्टैंड, यही लिखा है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब करा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी। ये बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन 11 सेक्शन 12 दो चीज़ें पढ़ने वाले हो आप अभी, पहले 11 सुन लो। पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी इज बेसिकली ये CG का पावर है, ठीक है, जिसमें CG अगर चाहे ना तो आपके गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर सकता है। गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड करना मतलब आपकी गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको CG सुपरसीड करेगा। सुपरसीड करेगा मतलब उनको निकाल के बाहर फेंक देगा, अपने लोग बिठा देगा, तो वो CG ने सुपरसीड किया। अब ऐसा कब होता है? जस्ट इमेजिन दिस थिंग गाइस, कि आपके घर में ना योर मॉम इज़ अ पर्सन जिनकी ना एकदम साफ सफाई, एकदम क्लीनलीनेस फ्रीक मम्मा है आपकी, मतलब विच इज़ नॉर्मली द केस अपन सबके साथ। एंड क्लीनलीनेस फ्रीक मतलब टू दैट एक्सटेंट वो OCD, ये चीज़ अगर यहाँ रखी और यहाँ होनी चाहिए तो वो यहाँ जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक मम्मी को चैन नहीं बढ़ने वाला, वैसे वाली मम्मा। ओके, दे कांट बी धूल वूल, रैदर तुम्हारा घर इतना साफ रहता है, व्हेन यू गो टू अ 5-स्टार होटल यू फाइंड इट डर्टी, ऐसा चकाचक घर रखती है मम्मी। एंड ऑब्वियसली हम तो वैसे हैं नहीं, हमने तो बस बिगाड़ना आता है, सो दैट इज़ व्हाट वी डू, वी स्पॉइल इट अप कम्प्लीटली, अगर हमारे हाथ में छोड़ा जाए तो। सो मॉम डज नॉट डू दैट। तो एक दिन से हुआ था कि मम्मी जा रही थी एक 2 दिन के लिए अपने कजिन्स या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर। ओके, सो मॉम टोल्ड यू दैट यू वांट टू बी अलोन एट होम, तो एक काम करो ना, अपने फ्रेंड्स को घर बुला लो, फ्रेंड्स को घर बुला लो, एक आध को बुलाने के लिए नहीं बोला, सो फ्रेंड्स को घर बुला लो। यू विल लाइक कूल, मम्मी ने परमिशन दिया है, नाइट आउट नाइट इन है अपना तो आज, तो यू कॉल्ड ऑल योर फ्रेंड्स होम। मम्मी चली गई, दोस्त आ गए, अब जैसे हम वैसे हमारे दोस्त, ठीक है। हम घर में जिस तरह से रह रहे हैं, मतलब हम रात को मूवी देख रहे थे वगैरह, वी वर चिलिंग आउट, गेम्स खेल रहे थे, वो तो हुआ क्या, मम्मी नेक्स्ट डे आने वाली थी 4 बजे, पर तुम्हें नहीं पता था कि वो सुबह के 4 थे, तुम्हें लगा शाम के 4 पे आएगी, तो तुम चल मार रहे आराम से कि हाँ मम्मी आएगी, उससे पहले घर साफ सूफ कर देंगे। अब when mama came in the morning at 4, she opened the door, and for once though after opening the door she was like, no, this can't be my house, and she closed and she left, and she was like, एक सेकेंड, मेरा चाबी से खुल गया मतलब मेरा घर। when she opened the door, घर की हालत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे 6-7 फ्रेंड्स आए हुए हैं, एक जन काउच पे लेटा हुआ है, सो गया है, टीवी चालू ही है, एक जन काउच पे सो गया है, एक जन बीन बैग पे सो गया है, 3 लोग अंदर बेडरूम में ज़मीन पे सो रहे हैं, एक जन वहाँ वाले बेडरूम में सो रहा है, एक आध जन डाइनिंग टेबल पे सो रहा है, घर का मेस है, तुमने पॉपकॉर्न खाए हैं जो सोफ़ा पे बिखरे हुए हैं, तुमने बिस्किट क्रम्बल करके कारपेट में घिस दिए हैं, तुम्हारी बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स एवे ही पड़ी हैं, तो ये तुमने चिप्स वगैरह खाए हैं तो रैपर्स ऐसे ही पड़े हैं, यू हैव मेस्ड द होल हाउस। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मॉम टू डू फर्स्ट? ऑब्वियसली डिपेंड्स फ्रॉम मम्मा टू मम्मा, बट सबसे पहले तो तुम सो रहे हो, तुमको जगाएगा कौन, तो मम्मी चिल्लाने तो वाली है। आफ्टर शाउटिंग द फर्स्ट थिंग दैट शी इज गोइंग टू डू इज शी इज गोइंग टू से गेट आउट, बट नॉट यू। घर का साफ सफाई कौन कराएगा? ऑल योर फ्रेंड्स विल गेट आउट, मम्मी विल टेक द होल कंट्रोल इन हर हैंड एंड शी विल गेट एवरीथिंग बैक टू, तुम्हारे और मेरे हिसाब से तो वो इम्पॉसिबल था घर को वापस नॉर्मल करना, बट शी विल गेट एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, ठीक है। वो सारी चीज़ दिन भर लगाएंगी साफ सफाई में, तुम्हें खूब जितनी सफाई हो रही है उतनी तुम्हारी पिटाई हो रही है, पॉसिबल, खूब गालियाँ पड़ रही हैं, बट इन द होल डे आफ्टर 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours शी गेट द हाउस बैक टू नॉर्मल। फिर जब गुस्सा शांत हो जाएगा, जब सब ठीक हो जाएगा, अंडर कंट्रोल आ जाएगा, शी बी लाइक, भाई तू चाहे तो अपने दोस्तों को फिर से बुला लेना, बट इन लोगों को मत बुलाना, इन्होंने बड़ा गंदा किया था। खैर लाइफ टाइम दोस्तों को नहीं बुलाने का सिस्टम तो नहीं होने वाला ना, बट थोड़ा टाइम बाद यू विल बी अलाउड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ यही चीज़ गवर्नमेंट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने मेस क्रिएट करके रखा हुआ था, पूरी स्टॉक एक्सचेंज ठीक से नहीं चल रही थी। तो CG over here in our example is mama. CG enters upon, CG tells everybody get out, पूरे गवर्निंग बॉडी को वेकेट कराते हैं, अपनी गवर्निंग बॉडी बिठाते हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, दिल मेक एवरीथिंग गेट बैक टू नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए।
And once everything is normal, they will take their governing body out and ask the stock exchange तो अपना governing body खुद ही अपॉइंट कर ले. बट वो लोग जो थे ना वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाइड होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए. मेक सेंस? तो सबको बुला ले बट इनको नहीं बुलाना. ओके, सो दैट्स द पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी. दूसरा पावर इज टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. बिफोर आई गेट इनटू दिस, प्लीज रीड गवर्निंग बॉडी का कंटेंट. रीड इट, बैठ जाएगा दिमाग में भी. तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा वही कॉमन पॉइंट्स हर जगह है. डन? मेक सेंस? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, सस्पेंड द बिजनेस. देखो, जब थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है ना, गवर्निंग बॉडी को बाहर निकाल के सब नया गवर्निंग बॉडी लाओ, चीज़ें ठीक हो जाती हैं. बट कभी कभी गड़बड़ इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ गवर्निंग बॉडी को बदलने से कुछ नहीं होगा. कभी कभी कुछ चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो ऐसी ख़राब होती हैं कि उनको अगर ठीक करना है तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ता है. कुछ चीज़ें अगर ठीक करनी है तो उन्हें थोड़े दिन के लिए बंद करते हो, अपने आप सुधर जाती हैं चीज़ें. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ़ योर फैन इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, या लेट्स से योर टीवी हैज़ अ क्रैक फ्रॉम इनसाइड. लेकिन ना स्क्रीन अंदर से भी टूटती हैं कभी कभी. अगर आपकी नहीं टूटी है तो कभी ट्राई करके देखो, हल्के से टीवी को छोड़ो, ऊपर से नहीं टूटेगी, अंदर से टूट जाएगी. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दिस, एग्जाम्पल है. ठीक है, सो लेट्स से आपकी स्क्रीन में ना अंदर से एक क्रैक आया. तो अगर कभी हुआ है आपके मोबाइल स्क्रीन के साथ या कुछ, यू विल अंडरस्टैंड ये जो क्रैक होता है ना छोटू सा, ये दिन दुना रात चौगना बढ़ता है. देयर इज अ ब्लैक डॉट विच स्प्रेड्स. ठीक है, तो अब ना फिलहाल आपकी स्क्रीन चल रही है बट देयर इज अ ब्लैक लाइन इन बिटवीन अंदर से. सो यू कॉल द टेक्नीशियन टू रिपेयर इट. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, कैन यू टेल हिम कि रिपेयर कर बट मेरा मैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? नहीं. आपके घर के फैन से ना कांस्टेंट आवाज़ आ रही है, मतलब चलता है वो टक 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 करके आवाज़ करते रहता है. सो यू कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन, यू टोल्ड हिम टू ठीक कर बट मेरा फ़ैन बंद नहीं होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो वो फ़ैन रिपेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर होएगा. ठीक है, सो कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें बंद करना ज़रूरी है. ओके, वैसे ही कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज इतनी गलत रास्ते पे चल रही है कि इसको ठीक करने के लिए पहले इसको बंद करो, क्योंकि ये चलती रहेगी तो गड़बड़ बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी गड़बड़ बढ़ती रहेगी. तो फिलहाल पहले एक बार इसको रोक दो, गड़बड़ रुकेगी तब जाके तो उसको रिपेयर करोगे ना. चलती हुई गाड़ी रिपेयर नहीं होती, गाड़ी को रोक के रिपेयर करना पड़ता है. सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो जब स्टॉक एक्सचेंज की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं भाई इसको तो ठीक करने के लिए रोकना पड़ेगा, अगेन CG हैज़ दैट पावर. CG हैज़ द पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. बंद करो, ठीक करो, फिर से चालू करना. बट स्टॉक एक्सचेंज एक आध दिन के लिए बंद होता है गाइस, तो बहुत लॉस होता है. तो मैक्सिमम दिस कैन बी डन फॉर 7 days एट वंस. यू कैन एक्सटेंड इट बाय 7 बट ट्राई ये होता है कि फर्स्ट 7 days में ही सब ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत लॉस हो रहा होगा. इज दिस ओके? फर्स्ट थिंग. दूसरा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव ऑर्डर है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजंस इन राइटिंग, ये सब कुछ आएगा, OG में पब्लिश होएगा, सब कुछ होएगा. ठीक है, सो CG हैज़ दिस पावर. इट कैन बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज इमरजेंसी एंड इट इज नेसेसरी टू डू सो. The suspension becomes effective on its order along with suspension reasons in published in OG. Maximum 7 days at once. They can give an extension of further 7 days in public interest and OOBH. आधे पॉइंट्स तो वही है रे, तुम खाली कंसेप्ट याद करो. मेक सेंस? ओके, मूविंग अहेड. पावर टू सुपरसीड 11-12 हो गया. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर. अब ये क्या है तुम्हें पता है? स्टॉक एक्सचेंज उसको ब्रांच खोलना अलाउड नहीं होता. तुमने BSE NSE की कहीं ब्रांचेस देखे? ब्रांचेस. BSE का ऑफिस है मुंबई स्टॉक मार्केट का दलाल स्ट्रीट पे, NSE का ऑफिस है मुंबई BKC में. ठीक है, तो फिर इनके ब्रांचेस नहीं होते क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू. तो इन्होंने बोला लेकिन यार एक ही बिजनेस एक ही बिल्डिंग से इतना सब कंट्रोल करना, वो भी इस लेवल की ट्रेडिंग, वॉल्यूम इतना होता है ट्रेडिंग में, तो कि ट्रेडिंग वाले लोग भी यहीं आके बोल रहे हैं कुछ भी इश्यूज़ हैं तो, और बाकी बड़े बड़े काम ऑडिट भी यहीं हो रही हैं, तो सब एक साथ कैसे होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग है ना, इसको थोड़ा बाहर ही सेटल कर लो ना, तो अंदर भीड़ नहीं बढ़ेगी. लेकिन फिर एवर बीन टू मैकडॉनल्ड्स या कोई भी ऐसे, तो ये जो फूड चेन्स होती हैं इन्होंने एक सिस्टम रखा है नया. लाइक अगर तुम्हें मैकडॉनल्ड्स में बैठ के खाना है तो एक अलग एंट्री है, अंदर आओ, ऑर्डर दो, खाना खाओ. लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक अवे तो उन्होंने बाहर के बाहर जगह बना दी. टेक अवे लेना ना, मतलब टेक अवे मतलब पार्सल ले जाना है, तो तुम अंदर मत आओ, अंदर भीड़ मत बढ़ाओ, बाहर से एक विंडो है वहाँ पे अपना टेक अवे लो और निकलो. सो दैट अंदर की फालतू भीड़ नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि पब्लिक कोई भी आगे बोले कितना भीड़ है यार, अभी ये लोग इतने लोग लाइन में, कोई अंदर आ नहीं रहा है कि लाइन बहुत है.
अंदर जाके पता चला भाई ये लाइन वाले तो बाहर जा रहे हैं वापस। सो उससे अच्छा सिमिलरली इन्होंने बोला कि देखो हमें ब्रांच सेटअप करना अलाउड नहीं है, हमें एक एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर अलाउ करो। हमने कहा वो क्या होता है, बोले देखो हमारा ये तो प्रीमाइसेस है ही, हम एक और फ्लोर मतलब लिटरली फ्लोर, ठीक है, फ्लोर हमें एक और प्लेस दो, वेन्यू, जहाँ पे हम सिर्फ ट्रेडिंग का काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं, बाकी बिजनेस तो यहीं से चलेगा, क्योंकि पूरा बिजनेस वहाँ शिफ्ट किया या कुछ भी किया तो ब्रांच बन जाएगा। सो वहाँ सिर्फ हम ट्रेडिंग का काम करेंगे, तो क्या ये वॉल्यूमस चीज़ वहाँ हो जाएगी, यहाँ काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वी सेड हो दिस इज़ नाइस। तो उन्होंने कहा ठीक है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर अलाउड है, लेकिन सेबी से पूछ के, क्योंकि क्या पता आप कल को ब्रांच सेटअप कर लो ऐसे बोल के, तो सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, ओनली देन इट कैन बी सेटअप। इज दिस ओके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंबर्स नॉट टू एक्ट एज प्रिंसिपल, ठीक है। अब मेंबर्स नॉट टू एक्ट एज प्रिंसिपल एग्जैक्टली है क्या, देखो स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उनको प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज खुद है, आप सिर्फ मेंबर हो। लेकिन ऐसे 5 एक्सेप्शन है जिसमें मेंबर कैन एक्ट एज प्रिंसिपल। 5 एक्सेप्शन है जिसमें मेंबर कैन एक्ट एज प्रिंसिपल। पहला, मैं मेंबर हूँ, मैं एक नॉन मेंबर के साथ डील कर रही हूँ एंड मैंने उसको बताया कि भाई मैं मेंबर हूँ, आई एम जस्ट एक्टिंग एज प्रिंसिपल, देखो चलेगा। तो आई हैव गिवन अ डिस्क्लोजर एंड ही इज गिवन मी रिटन कंसेंट फॉर इट, तो चलेगा। फर्स्ट चीज़। दूसरा, उसने रिटन कंसेंट आज नहीं दिया, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर दे दो। मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, डिस्क्लोजर किया, उसने रिटन कन्फर्मेशन 3 दिन में दिया, आज ओरल दिया, रिटन 3 दिन में दिया, चलेगा, ठीक है। तीसरा, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पॉट डिलीवरी तो ऑन द स्पॉट होता है, उसमें किससे पूछने जाओगे, तो जो पर्सन उस काउंटर पे बैठा है हैज़ टू बी गिवन दैट अथॉरिटी टू डू इट, दैट इज ऑल्सो अलाउड। टू क्लोज एनी लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग है, उसको क्लोज करने का चांस आपको मिला है, तो कहाँ अप्रूवल्स लेते घूमोगे, करो और ख़त्म करो, एक्ट एज द प्रिंसिपल, ओके। एंड लास्टली, जब अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 मेंबर्स, तुम भी मेंबर मैं भी मेंबर, तो तुम्हें भी पता है मैं मेंबर हूँ प्रिंसिपल नहीं हूँ, मुझे भी पता है तुम मेंबर हो प्रिंसिपल नहीं हो, सो फिर काहे के लिए सब करने है ना, ठीक है। सो फिर देन मेंबर इज अलाउड टू एक्ट एज प्रिंसिपल। ये 5 केसेस में मेंबर्स आर अलाउड टू एक्ट एज प्रिंसिपल, ICAI 2-3 बार पूछ चुका है, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर भी पूछ चुका है, ओके। नेक्स्ट, एंड दीज कैन बी यूजफुल इन MCQs ऑल्सो, एंड आई ऑलवेज से MCQs के लिए MCQs 250 पढ़ने हैं या 500 पढ़ने हैं, दैट इज़ अप टू यू कितना टाइम है। अगर आपने कोई भी चीज़ कंसेप्चुअली पढ़ रखी है, यू नीड नॉट पुट एक्स्ट्रा टाइम इन MCQs, टाइम उतना बच जाएगा अगर यहाँ कंसेप्ट पे ध्यान दे दिया तो, ओके ना। फॉर लास्ट टॉपिक, उसके बाद आई टेल यू समथिंग अबाउट MCQs ऑल्सो। टाइटल टू डिविडेंड्स, सेक्शन 27, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, डिविडेंड किसको मिलता है, ऑब्वियसली जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैंने देयर आर 2 टाइप्स, राइट। इफ देयर इज डीमैट फॉर्म के शेयर्स या फिजिकल भी तो होता है ना आज की डेट में, आई लाइक नहीं मैम कुछ भी बोलो, फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं हो सकते, करेक्ट, बट आई कैन गेट माई शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गाइस। आई होप यू नो दिस, कंपनीज एक्ट में आप IPCC में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो जस्ट फॉर दैट फिजिकल फॉर्म के शेयर्स हो सकते हैं आज की डेट में भी। तो अगर मेरे शेयर्स फिजिकल फॉर्म के हैं, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल बी वेरी क्लियर विद एवरीथिंग, ठीक है। अगर मेरे शेयर्स फिजिकल फॉर्म के हैं, तो फिजिकल फॉर्म के शेयर्स में अगर मेरे को ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे, सेल डीड एंटर होगा, फिजिकल फॉर्म है ना, सेल डीड एंटर। अब जैसे सोचो मैंने तुम्हारे पास शेयर्स थे या मेरे पास शेयर्स थे, आई वांटेड टू सेल इट, सो आई एम द ट्रांसफरर, यू आर द ट्रांसफरी, ओके। सो टू सेल इट वी विल हैव टू एंटर इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो सेल डीड वी एंटर्ड एंड आई ट्रांसफर द शेयर्स इन योर नेम डीड वाइज। हम मैंने डीड साइन कर दिया, मैंने अपना शेयर सर्टिफिकेट आपको दे दिया, आपने पैसे मुझे दे दिए। अभी फिर अंडरस्टैंड, नहीं तुम्हारे मेरे बीच है, कंपनी की बात क्या रहा है नहीं पता, जब तक ये सेल डीड और ये शेयर सर्टिफिकेट उनके पास जाके सबमिट ना हो। हु डू यू थिंक शुड गो एंड सबमिट, मी और यू, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी? ट्रांसफरर को पैसे मिल गए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रजिस्टर होएगा कि नहीं। तुम्हें पड़ी होगी कि ओहो मैंने पैसे दिए तो वो चीज़ मेरा असेट तो मेरे नाम पे आए, सो यू हैव टू गो टू द कंपनी एंड गेट दिस ट्रांसफर रजिस्टर्ड। ये सिंपल सीन है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, हमने सेल कर लिया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बट बिफोर यू कुड गो टू द कंपनी, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज, तो डिविडेंड तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से मुझे मिल जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, मुझे मिल जाएगा, तो आपका तो लॉस हो गया। तो एक ऑप्शन था, हम उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि डिविडेंड किसको मिलेगा, तो सॉर्टेड है, बट हमने उसमें कुछ लिखा नहीं। उसके लिए लॉ ने प्रोविजन बनाया कि सुन भाई, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उससे विद इन 15 डेज इफ यू बीइंग द ट्रांसफरी goes to the company and submits all the documents, then I will only get the dividend, but I'll have a right to receive it, no right to retain it. I'll have the right to receive, no right to retain. तो मतलब मेरे को वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर 15 दिन में आपने जाके सबमिट नहीं किया डॉक्यूमेंट्स, तो I'll have the right to receive as well as retain.
समझ में आया? रीज़न बीइंग 15 में आप सबमिट कर भी दोगे, ज़रूरी नहीं है वो ट्रांसफ़र रजिस्टर हो जाए, ठीक है? तो वो मेरे पास ही तो आएगा, लेकिन 15 में आप जाओगे तो इट विल बी अलाउड दैट आई बी अंडर अ लाइबिलिटी कि मैं वो पैसे आपको दूँ। इस दिस ओके? अदर देन दैट जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होता है उसको ही देना होता है डिविडेंड। अगर आप एक फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट लेके कंपनी के पास आते हो, सो यू कैन सू द पर्सन हुज डन द फॉर्जरी विद यू कैन सू द कंपनी फॉर इट। फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? सो दैट इज टाइटल टू डिविडेंड्स कि डिविडेंड किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ओके, दैट कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ सेक्रा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बिकॉज सेक्रा है तो देयर समथिंग मोर आई हैव टू टेल यू। इसके साथ ना अपना सिक्योरिटीज़ लॉ खत्म होता है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अपडेट्स अबाउट सिक्योरिटीज़ लॉ, या कल को कोई और अपडेट आया या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें, या हमें MCQs भी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, सो one thing that you have to do is you just have to, like, after you've taken these video lectures, 976835038 oopsie, if you can't read it, so I'll write it here. 976835038 इस नंबर पे यू हैव टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है? ये क्लास का नंबर है यहाँ अबाउट दिस रजिस्ट्रेशन. सो यू जस्ट हैव टू सेंड अ मैसेज विद योर नेम, your booking ID or your order number or something, some reference, so that we can ascertain that you actually took this, ठीक है? Because you know how video lectures का दुनिया is. So वो नंबर पे आपको एक मैसेज डालना है. So on the WhatsApp group you will be added so that you can get all the updates. Okay? Register yourself after you've taken the video lectures. Register yourself on this number so that we can send you all the updates. If any, MCQs चाहिए या कुछ भी मैम डाउट पूछना है, मैम रिव्यू देना है, all of this is here. I'll send you the link of the group. You can also join the group. You can also send me messages on this, but you can't call us on this number. Okay? So this is only for registering yourself on WhatsApp. Fine? So this is something that will help you in future. So for now, let's come back. This completes your chapter of SECRA. SEBI SECRA मिला के आपके ICNA in the new course they've given 10 to 15 marks for this. So if you understand, ज़्यादा बड़ा पार्ट था नहीं, 2 घंटे का काम है, फटाफट कर सकते हो. Is this okay? So this is done. Moving ahead to the next part. Now we'll get into allied laws first, मतलब that is economic laws, and once economic laws are done, then we'll move ahead with something else. ठीक है? अपना फंडा सिंपल है, डायरेक्टर्स करो, एक फिर सिक्योरिटीज़ लॉ करो, फिर इकोनॉमिक लॉ करो, उसके बाद बाकी सारे कॉर्पोरेट लॉ के चैप्टर्स करो, जिसमें लास्ट में छोटे मोटे चैप्टर्स करो. Is this okay? So moving ahead with the next one, we'll start with an economic law chapter.